जिनके पास नोट्स है खोल लो, बाकी लोग हेडिंग लगा दो। IUPAC नोमेनक्लेचर है, ऑर्गेनिक की पहली क्लास है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ना जरूरी है। और अगर बहुत सिंपल वे में बोलना चाहूं, मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, ना इसकी कोई परिभाषा बता रहे, मैं बता रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल सा मीनिंग होता है कार्बन युक्त। बहुत एक लाइन में बोलना हो तो, छोटी पांचवी छठी की बात करनी हो तो आपको क्या बोलना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली क्या होंगे, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन युक्त यौगिक, कार्बन युक्त कंपाउंड, यही होते हैं। इसका मतलब कार्बन युक्त यौगिक है जिनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड मानते हो, और इसी को हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो मान के चलो आपको सबसे पहले कार्बन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए, हमें कार्बन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्लियर? तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, कार्बन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देते हुए चलता हूं, ठीक है? चल, तो इसमें अगला ही हेडिंग क्या हो जाएगा, कार्बन के बारे में, अबाउट कार्बन। देखना कार्बन के बारे में क्या क्या बातें जो आपको छोटी मोटी चीजें आवर्त सारणी से पता पड़ती है, केमिकल बॉन्डिंग से पता पड़ती है, वो चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूं। हम सबको पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, सबको पता। अच्छा, 6 होगा तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन 6 हो गए तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ये होता है 1s2 2s2 2p2, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। आपको पता आगे 1 लिखा, दैट मींस ये कौन सा कोष है, ये है प्रथम कोष, सबको पता है। और यहाँ पे अगर दो दो आ रहे हैं तो ये दूसरा क्या है, ये है सेकंड कोष। क्या इसके बाहर और कोई कोई कोष उपस्थित है क्या, नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब है द्वितीय कोष को ही क्या बोल सकता हूँ, बाह्यतम कोष बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल, ये हो गया बाह्यतम कोष। अच्छा, बाह्यतम कोष को ही एक आगे जाके आप नाम देते हो संयोजी कोष, बिल्कुल। अगर इन दोनों को मैं इंग्लिश में बोलना चाहूं तो इसको मैं बोल सकता हूं, कोष का मतलब होता है सेल, है ना, बाह्यतम कोष का मतलब है आउटर सेल, ये क्या है, आउटर सेल। और संयोजी को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, बहुत ही बकवास चीज बता रहा हूं, एग्जामिनर नहीं पूछता, लेकिन ध्यान रखने की चीज है कि कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितने हैं, बताओ, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया। संयोजी कोष में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे तो 6 नहीं, वो 4 ही है। और आपको पता है कि संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ही निर्धारण करते हैं किसका, संयोजकता का। आपको एक चीज मिलेगी आगे जाके जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता क्या है, वैलेंसी। और वो क्या मिलती है आपको, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखकर आपको पता पड़ता। इसके दो सूत्र होते हैं, या तो ये किसके इक्वल हो जाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के बराबर हो जाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। या तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखकर उसकी संयोजकता सीधा बता दो, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में या संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। आपको पता प्रथम वर्ग के सभी धातुओं के बाह्यतम कोष में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या प्रथम वर्ग के सभी धातुओं में संयोजकता 1 हो गई क्या, यानी एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनकी वैलेंसी 1 होती है। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई। दूसरा मैं बात करता हूं, दूसरे वर्ग पे आओ, वो है क्षार मृदा धातुएं, एल्केलाइन अर्थ मेटल, उनके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसकी संयोजकता कितनी रहेगी, 2 रहेगी। इज इट क्लियर? अब आओ, कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो उस आधार पर कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4। अगर यहां से संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से आगे जाने लगे तो एक और सूत्र इसमें आ जाता है, या तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी संयोजकता, या होती है 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कार्बन के केस में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है,
तो संयोजकता इस रूल से देखोगे तब भी 4, और 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन से देखोगे तब भी मान क्या आ रहा है, 4। तो बताओ कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अब संयोजकता का मतलब है किसी अन्य तत्व के साथ कितने टोटल बंध बना सकता हूं। जैसे ये शब्द आ जाता बंध, अब आपके माइंड में यूं आना चाहिए कि कार्बन बंध कौन सा बनाएगा। भाई अपने पास में केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ लिया ना, तो आपको केमिकल बॉन्ड पढ़ते ही ये पता पड़ गया होगा कि बंध एक दो टाइप नहीं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, प्रबल बंध होते हैं, और एक बॉन्ड होते हैं वीक बॉन्ड यानी दुर्बल बंध होते हैं। प्रबल बंध स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के साथ में आपने कुछ नाम सुने होंगे, आयोनिक बॉन्ड यानी आयनिक बंध, फिर आपने नाम सुना होगा कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध, एक नाम सुना होगा उप सहसंयोजी बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर आपने एक नाम सुना होगा मेटालिक बॉन्ड धात्विक बंध। ये सभी के सब बंध क्या माने जाते हैं, ये है प्रबल बंध। अगर वीक बॉन्ड के अंदर आओगे तो दो प्रकार के बंध यहाँ पढ़ने होते हैं, एक आप पढ़ते हो हाइड्रोजन बंध, एक आप पढ़ते हो वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडर वाल आकर्षण बल। इज इट क्लियर? अच्छा, जिस सीक्वेंस में मैंने बोला है ना वही सीक्वेंस इसके बंध के सामर्थ्य का क्रम है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ ली। आपको डायरेक्ट बोलेगा निम्न में से कौन सा बंध प्रबल होता है, आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक, वांडरवाल, सीधा आयनिक पे टिक करते हो और 4 नंबर मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, मेन चीज तो उस पे आते हैं। तो सामान्यतः अधिकतर केस या आप इन जनरल बात करें तो कार्बन बंध बनाता है सहसंयोजी बंध। वो ना तो आयनिक बनाएगा, ना वो धात्विक बनाएगा, ना वो हाइड्रोजन बनाएगा, ना वो वांडरवाल बनाएगा। अब वांडरवाल बंध तो एक ऐसा बंध है जो सभी के साथ मान सकते हो। जैसे इस स्टिक और मेरे बीच में कोई बॉन्ड अवेलेबल है क्या, नहीं है, फिर भी अगर मैं बोलूं इस स्टिक में और मेरे बीच में कोई बॉन्ड है, अब बताओ कौन सा है, तो सीधा बोल दिया करो वांडरवाल बंध, कोई तकलीफ नहीं। वांडरवाल किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप मान सकते हो। क्लियर? सो कार्बन की संयोजकता मिली 4, और ये जो 4 बंध बनाएगा कौन से बनाता है, मेनली ज्यादातर एक लाइन में बोलना हो तो सहसंयोजी बंध। क्लियर? तो मैं अब आयनिक को छोड़ देता हूं, उप सहसंयोजी को छोड़ देता हूं, धात्विक को छोड़ दिया, हाइड्रोजन छोड़ दिया और वांडरवाल भी छोड़ दिया। कौन से बंध को पकड़ लिया मैंने, सहसंयोजी बंध। क्लियर? जैसे आपने सहसंयोजी बंध को भी आगे पढ़ा हुआ है, और सहसंयोजी बंध जब आपने पढ़ा था तो आपने वहां देखा होगा कि सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन कितने साझा होते हैं उस आधार पर निर्धारण करते हैं। अगर कोई दो तत्व, इफ टू एलिमेंट्स एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, मींस यहाँ पे एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तो इन दोनों के मध्य बंध कौन सा मिलेगा, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। सहसंयोजी बंध तो मिलेगा, लेकिन कौन सा मिलेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हो रहे तो एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड। अगर ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इस कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। और उसी टाइप से 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता तो यहाँ कौन सा बंध बनता, ट्रिपल बंध। यानी मैं बोल सकता हूं कि सहसंयोजी बंध एकल बंध हो सकता है, द्विबंध हो सकता है, त्रिबंध हो सकता है। जैसे आप बोलोगे एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, तो क्या इनके अंदर भी कोई और बंध के प्रकार पढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सिंगल बॉन्ड में आपको सिग्मा और पाई पूछेगा, डबल बॉन्ड में आपको सिग्मा और पाई पूछेगा, ट्रिपल बॉन्ड में आपको सिग्मा और पाई पूछेगा। तो ये बातें मैं अब करने वाला हूं क्योंकि आपने संयोजकता आ गई, यानी 4 बंध के बारे में बात कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी चले हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, जैसे ही आपने बोल दिया कि कार्बन की संयोजकता 4 है, यानी वैलेंसी को क्या बोल दिया आपने, 4 है, इसका मतलब कार्बन को 4 बंध बनाने। अब वो कार्बन अपने 4 बंध किसी भी प्रकार से पूर्ण कर सकता है। कार्बन चाहे तो ये अपने 4 बंध एकल एकल बंध से पूर्ण करे, ये पॉसिबल है। ये चाहे तो कार्बन एक तरफ डबल बंध बना ले और बाकी दोनों संयोजकता एक एक बंध से पूर्ण करे। हो सकता है ये कार्बन एक तरफ इधर डबल बंध बनाए, इधर डबल बंध बनाए, इसमें भी देखो कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो रही है। और एक स्थिति ये भी हो सकती है कि कार्बन एक तरफ ट्रिपल बंध बनाए, एक तरफ सिंगल बंध बनाए, यानी कार्बन के साथ आपको ये ज्यामिति भी मिलेगी, ये ज्यामिति भी मिलेगी, ये ज्यामिति भी मिलेगी और ये ज्यामिति भी मिल सकती है।
ये चारों ही डायग्राम इसकी संयोजकता 4 को जस्टिफाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। ऐसे भी बंद बनाए, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, हर टाइप इसके साथ पॉसिबल है। क्लियर? आगे चलो। अच्छा, मैंने संयोजकता बताने के पीछे कारण क्या था, मैं उस पर आ रहा हूं, क्योंकि आगे चल के आपको यौगिकों को प्रदर्शित करना पड़ेगा। आप किसी भी कार्बनिक यौगिकों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 3 अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हैं। वो तीनों टाइप कौन से, उस पे आता हूं, उनके बारे में एग्जांपल देता हूं, और देन में हम लोग बात करेंगे सिग्मा और पाई के बारे में। देन में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगा आपको किसके बारे में, संकरण के बारे में। क्लियर? चलो आगे देखना, मैं ले रहा हूं हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी ऑर्गेनिक यौगिकों का प्रदर्शन, यौगिकों का प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, आप यौगिकों को 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हो। एक होता है कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, पूर्ण प्रदर्शन, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन यानी पूर्ण प्रदर्शन। एक आपको मिलेगा कंडेंस्ड यानी संघनन, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, संघनन प्रदर्शन। और आगे हम लोग तीसरा बात करेंगे बंद रेखा यानी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसको हिंदी में क्या बोल देते हो, बंद रेखा प्रदर्शन। ये एक एक की बात कर लेता हूं, पहले एक सिंपल केस ले लेता हूं। आप सबने बेंजीन के बारे में सुना हुआ है, बताओ बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार से लिखते हैं क्या? सबको पता है, ये होता बेंजीन। तो ये बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है, ये बंद रेखा रिप्रेजेंटेशन है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। देखो यहाँ पे बॉन्ड को लाइंस के फॉर्म में तो बता रखा है, ना कार्बन लिखे ना हाइड्रोजन लिखे, तो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, जहां ना कार्बन लिखा जाएगा ना हाइड्रोजन लिखा जाएगा, और हाइड्रोजन की संख्या भी नहीं लिखेगा, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बंध को भी नहीं बताता, ओनली यहाँ पे बंध बताता कार्बन और कार्बन के बीच के बंध। अच्छा, यहाँ पे कोई अगर अन्य तत्व आ जाता तो उसको जरूर बताना पड़ता, यानी अगर आपको फिनॉल बताना है तो आपको चलाकर लिखना पड़ेगा OH। अगर कोई भी हेट्रो एटम आ जाता है, विषम परमाणु आ जाता है, उसको बताना बहुत जरूरी है। तो फिनॉल का बंध रेखा ये है, और अगर बेंजीन की बात करते हो तो बेंजीन का बंध रेखा कौन सा है, ये वाला। अभी हम लोग बेंजीन की ही बात करना चाह रहे हैं। क्लियर? अब मैं आ रहा हूं बंध रेखा से सीधा संघनन के ऊपर। अगर आपको संघनन बताना है तो देखो अलग अलग टाइप है, आपको क्या बताना होगा, यहां पे हाइड्रोजन बताने जरूरी है, हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी अब, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बंध को बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर ये कार्बन है, आपको पता ना ये सब कार्बन होते हैं, ये लो। अब इस कार्बन की संयोजकता चेक करो। अब मैंने संयोजकता पहले इसीलिए तो पढ़ाई, एक बंद ये रहा और डबल बंद ये रहा, तो डबल के 2 और एक 3 संयोजकता तो पूरी होगी, एक संयोजकता बाकी है, इसका मतलब इसके ऊपर एक हाइड्रोजन था जो बंद रेखा में दिखता नहीं है। अब आपको जब संघनन रूप बताना है तो एक हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ये कार्बन जो है इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसने एक इधर एकल बंद बना लिया, इधर डबल बंद बना लिया, तो 2 और एक 3 और 3 और एक हाइड्रोजन 4, क्या इसकी संयोजकता पूरी हो गई? तो यानी संघनन रूप बताने का तरीका ये होता है कि आप जहां जहां हाइड्रोजन है वहां वहां हाइड्रोजन लिखो। चलो, जहां जहां हाइड्रोजन है मैं वहां वहां एक बार हाइड्रोजन लिख देता हूं। ये देखो, क्या ये यौगिक वही है क्या जो ये था? दोनों में फर्क के नाम पे ये हुआ कि अब हमने हाइड्रोजन भी बताना चालू कर दिया, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बंध को थोड़ी बताया। नहीं, इस रूप को बोलते हैं संघनन रूप। और आगे आ जाता हूं मैं कंप्लीट रूप। कंप्लीट रूप में आप कार्बन भी बताते हो, अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी बताते हो, अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बंध को भी बताओगे, कार्बन और कार्बन के बीच के बंध को भी बताओगे। हर तत्व को खोल के लिखना ही क्या होता है, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? आ जाओ, देखो इस संरचना को आपको फिर ऐसे बनाना पड़ेगा। देखो, यहाँ एक हाइड्रोजन था, बंध बना के तो रहेगा, ये देखो, तो मैंने जहां जहां हाइड्रोजन है वहां वहां उन हाइड्रोजन को बंध बनाकर भी साथ साथ लिख दिया है।
जहां डबल बंद है वहां डबल बंद लगा लो, ये यहाँ डबल बंद था, ये यहाँ डबल बंद था, ये यहाँ डबल बंद था। ये है बेंजीन का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, उससे यहां आने का फायदा क्या हुआ? उससे यहां आने का फायदा ये मिलता है कि संकरण निकालना आसान हो जाएगा, सिग्मा और पाई की संख्या निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सिग्मा और पाई की संख्या निकालना और संकरण निकालना। कैसे निकालना इसके आगे मैं बताता हूं। तो पहले तो एक बार मैंने इस बेंजीन को बॉन्ड लाइन से कंडेंस और कंडेंस से कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन पे आया हूं। यहां पे अगर कोई इश्यू हो तो बताओ, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है? एक दो एग्जांपल मैं और ले रहा हूं वैसे, बट इस बेंजीन के अंदर कोई दिक्कत हो तो बता दो। फायदा ये देखो, ये रहा कार्बन। अब इसकी संयोजकता 4 गिनो, 1 2 3 और 4, क्या पूरी है? बिल्कुल पूरी है। इस पे आओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर कार्बन के साथ जो कुल बंद है उन बंदों को गिन लो। अगर 4 संयोजकता है तो आपका बना हुआ डायग्राम सही है, 4 संयोजकता नहीं दिख रही है, बना हुआ डायग्राम गलत है। क्लियर? एक दो एग्जांपल और लेता हूं, देखो। अगला मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को लिखने का तरीका कुछ ये होता है। ये है एसिटिक अम्ल को लिखने का तरीका। मैं आता हूं इस तरफ, तो बताओ, अब आपको ये बताना पड़ेगा यहां पे कार्बन है, यहां बताना पड़ेगा ये कार्बन है। बिल्कुल। तो आपने देखो, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, इधर ये OH लगा हुआ है। अब जाके ढूंढो, संयोजकता पूरी करते हो। इस कार्बन की संयोजकता पूरी है क्या? 1 2 3 और 4। इस पे कोई हाइड्रोजन आएगा क्या? इस कार्बन को देखो, एक ही संयोजकता है, कितनी संयोजकता कम है? 3। इसका मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन है क्या? बिल्कुल। हमें पता पड़ा कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसलिए हमने ढूंढ के निकाल दी। लेकिन ये है संगनित रूप। अब यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच के बंध को भी चाहे तो बताए, चाहे तो नहीं बताए, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बंध को तो कभी नहीं बताएगा। अब मैं आता हूं कंप्लीट पे। अब कंप्लीट पे हर एक बंध को ओपन करके लिखना होगा। क्या इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है? बिल्कुल, हमने तीनों हाइड्रोजन को ओपन करके लिखा। फिर यहाँ पे देखो डबल बंध O, फिर यहाँ देखो O, देखो O और H को भी ओपन करके लिखो। ये जो स्ट्रक्चर बनाया, ये भी क्या है? एसिटिक अम्ल है। ये मैंने किसका एग्जांपल लिया है? एसिटिक अम्ल का। कोई तकलीफ नहीं, मैं यहां से यहां पे आ सकता हूं और यहां से यहां पे आ सकता हूं, मैं चाहूं तो यहां से उधर भी जा सकता हूं। क्लियर? आगे बढ़े। चलो, एक मैं दे रहा हूं, जैसे कोई कंप्लीट का केस ले लेता हूं, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद आगे के कुछ केसेस करेंगे। मैंने ले लिया है लाइक, ये देखो, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन। मैं कार्बन की सभी संयोजकता पूरी कर रहा हूं और सभी जगह मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। एक मैंने ईथर यौगिक लिया है, ये देखो, ये कंप्लीट रूप है। इससे मैं आ रहा हूं संगनित रूप है। क्या इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है? अब वो बंद मत बताओ, सिर्फ लिख दो 3। क्या इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है? बंद मत बताओ, लिख दो 2। अब देखो, इस बार मैंने क्या किया, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच के बंध को भी नहीं बताया। कर सकता है संगनन में, कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन और कार्बन के बीच को बंध को हमेशा दिखाएगा, उसकी इच्छा। साइक्लिक में दिखाना पड़ेगा, अचक्रीय में चाहे तो बताए, चाहे तो नहीं बताए, दोनों काम चलेगा। ये भी सही है। आगे चलो, कौन है? ऑक्सीजन। उसके आगे देखो कौन है? कार्बन है, जिसपे 2 हाइड्रोजन, ये रहे 2 हाइड्रोजन। और उसके आगे देखो कौन है? 3 हाइड्रोजन। ये भी संरचना लिख सकता है, और आपकी सहूलियत के लिए वो चाहे तो ऐसे भी लिख दे, कोई तकलीफ नहीं। अब आओ इससे आगे, 2 कार्बन है, ये रहा एक कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, बीच में एक ऑक्सीजन आ रहा है, ये ऑक्सीजन, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है। ये इस यौगिक का क्या हो जाएगा? इस यौगिक का बंध रेखा रूप ही है। क्लियर? अब मैं एक अजीब सा एक केस लेता हूं, जरूरी है वो केस लेना, क्योंकि वहां पे कुछ गलतियां होती। मैं उसका बनाऊंगा सबसे पहले संगनित रूप। संगनित रूप बताता हूं, फिर समझाता हूं कि उसका कंप्लीट रूप क्या होना चाहिए था। ये केसेस आपके पास लिखे हुए, डोंट वरी। जिनके पास नहीं है, अपन यहां से PDF ले सकते हैं। आगे बढ़ जाए। चलो, देखो कितनी बार वो क्या करता है, इस टाइप से लिख के देता है CH3, ये एग्जाम में जरूर आता है, CH और ब्रैकेट में लिख देता है CH3।
और फिर आगे लिख देगा एक और CH3। ये तकलीफ हो गया, बोले ये क्या यौगिक दे दिया, CH3 CH ब्रैकेट में CH3 फिर एक CH3। अब इसका मतलब समझो, इसका सिंपल सा मीनिंग है, देखना, ये सबसे पहले CH3 है तो ये रहा अपना CH3, इसके आगे कौन है CH, तो बंद बना के CH लिख दिया करो। अच्छा, बीच में बंद नहीं बता रहा है तो हमेशा एकल बंद बनाना, यूं नहीं है कि बीच में कोई बंद नहीं बता रहा तो अपनी इच्छा डबल बंद लगा दो ना, नहीं लगाना। डबल बंद होता है तो वो लिख के देता है, एकल बंद चाहे तो लिखे चाहे तो नहीं लिखे, हमें समझना होता है। क्लियर? क्या ये ब्रैकेट में CH3 है क्या? तो ब्रैकेट में CH3 का मतलब है उससे पहले कौन है उसके ऊपर जुड़ा हुआ है, ना कि पूरी की पूरी रेखा में। तो ये CH3 इस CH के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि इस कार्बन के साथ, ना कि इस कार्बन के साथ। तो जब इस CH के साथ जुड़ा हुआ है तो मैं CH3 को नीचे लिख दूं क्या? लिख दिया। आगे चलो, आगे कौन आ रहा है CH3। तो पहले तो आपको यहां से यहां पे पहुंचना बहुत जरूरी है, अगर आप यहां से यहां नहीं पहुंचे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। और फिर सिग्मा और पाई निकालने के लिए सारे के सारा हाइड्रोजन को ओपन करके लिख दो, हो जाएगा। अब जाके ढूंढो हर कार्बन की संयोजकता पूरी है क्या, बिल्कुल है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहा हूं, सिग्मा और पाई निकालना और संकरण निकालना। पहले हम सीखेंगे सिग्मा और पाई निकालना, फिर हम सीखेंगे संकरण निकालना। चलो नेक्स्ट ले रहा हूं, हम देखना चाह रहे हैं कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड्स की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये अब सिग्मा और पाई बॉन्ड की गणना करना बहुत ही आसान है। कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है या तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, या डबल बॉन्ड बनाता है, या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब सिंगल बंद, द्विबंध और त्रिबंध में आपको सिग्मा पाई के संख्या पता हो तो काम आसान हो जाएगा। देखो बताता हूं, यहां पे मैं ले रहा हूं बंद, इधर मैं ले लूंगा सिग्मा की संख्या और आगे मैं ले लूंगा पाई की संख्या, ये ध्यान रखना। आ जाओ देखना, अब आपके पास में बंद वैसे भी 3 प्रकार के तो है ही है। कौन कौन से प्रकार है? हमारे पास एकल बंद हो सकता है, हमारे पास द्विबंध हो सकता है, और हमारे पास में त्रिबंध हो सकता है, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो देखो, बंद कौन सा लेंगे सबसे पहले? एकल बंद। एकल बंद को क्या बोलते हैं? वो सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। एक हो सकता है द्विबंध, द्विबंध को इंग्लिश में बोलते हैं डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और एक होता है त्रिबंध जिसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और इसका मतलब होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये हमेशा ध्यान रखना ये चीज, बंद चाहे कोई भी हो, सहसुई बंद किसी भी प्रकार का हो, उसमें सदैव एक सिग्मा होता है। एकल बंद है एक सिग्मा, डबल बंद है एक सिग्मा, ट्रिपल बंद है एक सिग्मा। तो बताओ, तीनों बंद है, बिल्कुल सभी में एक एक सिग्मा होता है, ये फिक्स है। अब बाकी बचा हुआ होता वो पाई हो जाता। सोचो एकल बंदी था, एक ही था, और वही सिग्मा हो गया, तो यहाँ पाई क्या होगा? जीरो। देखो डबल बंद का मतलब 2, एक सिग्मा है, एक बचा हुआ क्या हो गया? पाई। और इस पे आ जाओ त्रिबंध, बताओ एक सिग्मा है तो बच्चे भी क्या हो जाएंगे? पाई। बहुत आसान। यानी सिग्मा और पाई को कैलकुलेट करना कोई बड़ा टफ काम नहीं है, आपको सिर्फ एकल बंद, द्विबंध और त्रिबंध दिख जाए, और दिखने का तरीका था कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, पूर्ण रूप बनाओ, सिग्मा पाई सब दिखेंगे, उनको गिन लेंगे, सिग्मा और पाई मिल जाएगा। अब क्वेश्चंस पे आता हूं, पहले इजी क्वेश्चन लूंगा फिर टफ लेते हुए चलूंगा। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, बेंजीन में कुल सिग्मा वो पाई बंद होंगे। चलो अपने पास कुल 4 ऑप्शन आएंगे, अभी मुझे 4 ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, मैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूं, जो ऑप्शन होगा उसको टिक कर लेंगे। आपको पता बेंजीन ऐसा होता है, अगर इससे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन दिखे हुए नहीं है, और हाइड्रोजन भी बंद बनाते हैं, वो बंद आप गिन ही नहीं पाओगे। तो इसको आपको बदलना होगा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन में, और कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ये होता है, हर जगह कार्बन है हमें पता है, और जहां डबल बंद है वो डबल बंद तो पहले लगा दो।
अब जाके ढूंढो क्या इनकी संयोजकता पूरी है क्या ना। 1 2 3 एक हाइड्रोजन कम है, एक संयोजकता कम है तो एक हाइड्रोजन के साथ बंद। ये देखो क्या मैंने इस हर कार्बन की चौथी संयोजकता पूरी कर दी क्या? बिल्कुल हम पूरी कर चुके। अब आप गिना करो टोटल सिग्मा और टोटल पाई, बहुत आसान हो जाएगा। टोटल सिग्मा कितने, हर बंद में एक सिग्मा होता है। पहले मैं रिंग गिन लूं तो रिंग में देखो यहां से शुरू करो 1 2 3 4 5 6, 6 तो सिग्मा रिंग में हो गए और 6 सिग्मा ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 12 क्या मिले सिग्मा बंद। और आगे चलो पाई, पाई किस में मिलता है, या तो डबल बंद में या ट्रिपल बंद में। डबल बंद हो तो एक पाई होता है, ट्रिपल बंद हो तो 2 पाई होता है। हमारे पास तो सिर्फ डबल बंद है, कितने हैं 3, तो बताओ टोटल पाई कितने हो जाएंगे 3। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है और हर बार ये आंसर निकाल के देना होता, क्या इससे निकला या इससे निकला। अगर आप इससे निकालने की कोशिश कर लेते तो आपको सिग्मा मिलते 6 और पाई मिलते केवल 3। पाई तो आपको देखो डबल वन देखते ही पता पड़ गया 3 है, बाकी सिग्मा कौन से ढूंढते, यही गिन लेते, ये 6 गिन लेते और काम हो जाता। लेकिन हाइड्रोजन तो थे नहीं तो ये 12 नहीं आ पाता। पहला ऑप्शन ये देता है, फिर बाद में कहीं कहीं ये ऑप्शन मिल जाएगा। डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और वो आया था नेफ्थलीन में कुल सिग्मा और पाई बंद बताओ। क्या क्वेश्चन था, नेफ्थलीन में कुल सिग्मा और पाई बंद बताओ, और नेफ्थलीन की संरचना नहीं दी उसने। तो बीइंग ए ऑर्गेनिक स्टूडेंट आपको नेफ्थलीन की संरचना पता होना चाहिए। अभी तो हमने ऑर्गेनिक जस्ट शुरू किया, मैं मान के चल रहा हूं आपको किसी को कुछ भी नहीं पता। मान लेते हैं आपको नेफ्थलीन की संरचना नहीं पता है। अगर संरचना मैं बता दूं तो सिग्मा और पाई तो निकालना सीख गए हो ना, वो काम तुम कर सकते हैं। मैं आपको संरचना बता देता हूं नेफ्थलीन क्या होता है। नेफ्थलीन का मतलब है 2 बेंजीन पास पास में जोड़ दो, इस संरचना को हम नेफ्थलीन बोलते हैं। और डबल बंद भी लगा के दे दिए उसने, ये देखो ये नेफ्थलीन। क्या इसमें सिग्मा और पाई इसी संरचना से निकाल लूं क्या? आपको कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन बनाना होगा, हाइड्रोजन है या नहीं ये निर्धारण करो और उसके बाद में उनके बंद भी बताओ। चल हम आ जाते हैं इस संरचना को, जहां कार्बन है वहां कार्बन लिखता चलो। तो सबसे पहला काम तो ये कर सकते हो आप, जहां जहां कार्बन है वहां वहां कार्बन लिख दिए। ये संरचना आप सबसे पहले बना सकते हो, इस संरचना में कोई तकलीफ नहीं। ये संरचना बनाते ही जहां डबल बंद है वहां डबल बंद लगा दो। ये डबल बंद यहां था, यहां था, यहां था, इधर और इधर लगा दी डबल बंद। अब अपने आप कार्बन खुद बोल देगा कि उसकी संयोजकता पूरी है या नहीं है। गिन लो, इस कार्बन पे आओ, 1 2 3, एक कम है क्या, एक बंद के साथ हाइड्रोजन लगाओ। 1 2 3, एक कम है, लगा दिया। 1 2 3, एक कम है, लगा दिया। 1 2 3 कम है, लगा दिया। इस कार्बन पे आओ, ये देखो 1 2 3 और 4, यहां हाइड्रोजन मत लगा देना, नहीं है। इस पे आओ, 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दिया, 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दिया, 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दिया और 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन पे आओ, 1 2 3 और 4, इसकी संयोजकता पूरी हो रही है, यहां हाइड्रोजन नहीं आएगा, बन गई कंप्लीट संरचना। अब सिग्मा और पाई गिन लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अपन सिग्मा गिनते हैं, देखो ये देखो मैं लिखते जाऊंगा, यहाँ 1, ये 2, ये 3 4 5 6, पहले रिंग को निपटा रहा हूं मैं, ये रिंग निपट गई 6। इस पे आओ, 7 8 9 10 11, ये मत बोल देना एक बेंजीन में 6 है तो 2 बेंजीन में 12। अरे ये बंद कॉमन है दोनों में, तो यहाँ टोटल इसमें 6 हुए तो बाकी इसमें 5 ही जुड़ेंगे, फिर 11 बंद तो यहां से मिले। अब बाहर वाले बंद पे आ जाओ, ये देखो 13, ये देखो 14 15 16 17 18 19 और 20, कोई तकलीफ? अच्छा 11 के बाद हम लोग 13 पे आ गए थे, अभी हटाते इन सबको, इतना ही हटा अपने से। चलो तो हमने 11 के बाद, अरे कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, ये हटाते चलते हैं, ये तो रहेगा, हट गए सारे। आ जाओ देखो, बताओ 11 तो ये हो गए, 12 से शुरू हुआ, ये रहे 12, यहाँ पे 13, ये 14 15 16
17, 18 और 19। मुझे बताओ टोटल सिग्मा कितना मिला? टोटल सिग्मा है आपके पास में 19। अब आता हूं पाई पे। जो जो डबल बंद है वही पाई होते हैं। ये रहा पहला डबल बंद, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। बताओ टोटल पाई कितने मिल गए? 5। यही आंसर हो जाएगा। और ये पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यानी सिग्मा और पाई में मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई तकलीफ है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट था और हमने इसको बहुत इजीली क्लियर कर लिया। आगे बढ़े। अब देखो यहां से अगर मैं कुछ क्वेश्चंस दूं तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं आपको फ्यूरेन में सिग्मा और पाई बताओ, पाइरोल में सिग्मा और पाई बताओ, एंथ्रासीन में सिग्मा और पाई बताओ, एसिटिक अम्ल में सिग्मा और पाई बताओ, सक्सिनिक अम्ल में सिग्मा और पाई बताओ, ऑक्जेलिक अम्ल में सिग्मा और पाई बताओ। आप बोलोगे सबके सिग्मा और पाई बता सकते हैं। आप ये जो भी नाम लिए इन सब की संरचना बताओ। सीधी सी बात है भाई, अभी तक इनके नाम आपने सुने, संरचना के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। अगर मैं आपको संरचना बता दूं फिर सिग्मा और पाई निकालने में क्या ही तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं रहेगी। एक एग्जांपल देख लो, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये देखो, सी डबल बंद ओ एच, सी डबल बंद ओ एच। इसको देखो मैं कंप्लीट रूप बताता हूं इसका। ये कार्बन है ऊपर वाला, इसके साथ डबल बंद ओ, ये ओ एच। ये रहा नीचे वाला कार्बन, ये डबल बंद ओ एच। यही है क्या? बिल्कुल। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बंद को भी क्या करो, ओपन करके लिख दो। चलो ओपन करके लिख रहे हैं हम लोग। ये देखो कार्बन डबल बंद ओ एच बना लिया। अब सिग्मा और पाई गिनना आराम से हो जाएगा। चलो गिनते, सिग्मा गिनते, 1 2 3 4 5 6 7। बताओ सिग्मा कितने मिले? डबल बंद कितने? 1 और 2। तो पाई कितने मिल जाएंगे? तो ऑक्जेलिक अम्ल का नाम लिया तो हो सकता है सॉल्व नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने संरचना लिख के दे दी आप आराम से सिग्मा और पाई की संख्या बता पा रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं। तो आज के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा और पाई आए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट मैं अगला हेडिंग ले रहा हूं, ऑर्गेनिक यौगिकों में कार्बन का संकरण निकालना। आप लोग पढ़ चुके हो केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध पढ़ लिया। आप हर एक तत्व का संकरण बहुत आसानी से निकाल सकते हो। शायद सर ने आपको संकरण निकालना सिखाया, कुछ ट्रिक बताए थे, कुछ फॉर्मूलाज बताए थे जिससे आपने सॉल्व किया होगा, है ना। लेकिन अपना काम वो नहीं है कि हर तत्व का निकालो। अपना काम यहाँ पे ऑर्गेनिक में क्या रहेगा, जो भी यौगिक दिया है उसमें कार्बन के संकरण पूछ सकता है। चाहे तो किसी एक कार्बन का पूछे, चाहे तो वो एक से अधिक कार्बनों का पूछ ले, बात कर लेते। मैं तो एक कार्बन का निकालना बता देता हूं, आप फिर पूरे यौगिक के कार्बनों का संकरण निकाल सकते हो। क्या ही तकलीफ है। तो हम अगला टॉपिक देखते हैं, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का संकरण। सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का संकरण ज्ञात करना। अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखेंगे हम लोग। देखो कितना आसान है, जिसको सिग्मा और पाई निकालना आ गया उसको संकरण निकालना एकदम बच्चों वाला काम हो जाएगा उसके लिए। क्यों? बात करता हूं मैं यहां पे बता रहा हूं संकरण निकालने के तरीके। और संकरण निकालने के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। आप सबसे पहले n का मान ज्ञात करो, और यहाँ पे n क्या हो जाएगा, कुल सिग्मा बंद। तो आप सबसे पहले क्या पता करो, कुल सिग्मा बंद ज्ञात करो। कुल सिग्मा बंद ज्ञात करो, और जैसे ही आप कुल सिग्मा बंद ज्ञात कर लोगे ऑटोमेटिकली संकरण ज्ञात हो जाएगा। संकरण ज्ञात हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आते हैं। अगर आपके पास में, यहां पे मैं ले रहा हूं कुल सिग्मा, यहां मैं ले लूंगा संकरण। देखना, बात करते हैं इसकी। अगर कुल सिग्मा मिल रहा है 2, अब आपके मन में आएगा सर 1 से चालू क्यों नहीं कर रहे हम?
हो सकता है कुछ ऐसा यौगिक हो जिसमें केवल एक ही सिग्मा मिले। कार्बन के साथ बने हुए बंध में एक ही कार्बन पर केवल एक ही सिग्मा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कार्बन के साथ या तो हमेशा 2 सिग्मा मिलेंगे, या 3 मिलेंगे, या 4 मिलेंगे। 4 से ज्यादा नहीं मिलेगा, 2 से कम नहीं मिलेगा। क्लियर? तो 2 मिलेंगे मिनिमम, 3 भी मिल सकते हैं, अधिकतम 4 मिल सकते हैं। 5 कभी नहीं मिलेगा, 6 कभी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो जब भी 2 मिले संकरण हो जाएगा sp, जब भी 3 मिले संकरण हो जाएगा sp2, जब भी 4 मिले संकरण हो जाएगा sp3। ध्यान रखना। अब सिग्मा गिनना में आता है, संकरण यहां से पता पड़ जाएगा। एक दो एग्जांपल लेता हूं, आई थिंक क्लियर हो जाएगा। देखना एग्जांपल, मैं लेना चाह रहा हूं एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल होता है ये CH3 C डबल बंद OH, यही तो है एसिटिक अम्ल। अब ये पूछ रहा है एसिटिक अम्ल में उपस्थित कार्बन का संकरण होगा, उपस्थित कार्बन का संकरण होगा। अब देखो ऑप्शन कैसे दे रहा है। पहला ऑप्शन दे रहा है sp, sp2, दूसरा बोल रहा है sp2, sp3, तीसरा बोल रहा है sp2, sp2, और चौथा बोल रहा है sp3, sp3। ये 4 ऑप्शन दे दिए। चलो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले आप इसको किस में बदलोगे? पूर्ण रूप में, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप नहीं बदलोगे आपको सिग्मा और पाई का नाम संख्या नहीं पता पड़ सकती। आओ पूर्ण रूप में बदलते हैं। इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, ये आपने तीनों हाइड्रोजन ओपन करके लिख दिए। आगे आओ, अगला कार्बन के साथ सिंगल बंद है, यहाँ डबल बंद के साथ O है, यहाँ पे सिंगल बंद के साथ O है, और आगे हाइड्रोजन एकल बंद बनाता है। यही तो बन गया। अब आओ कुल सिग्मा और कुल पाई, लेकिन पूरे यौगिक का सिग्मा और पाई गिनने की जरूरत नहीं। हमारा काम क्या था? एक जिस कार्बन के ऊपर संकरण निकालना है उस कार्बन पर कुल सिग्मा कितने वो चेक करो। ये देखो, मुझे इस कार्बन का संकरण निकालना है तो मुझे इस कार्बन के ऊपर उपस्थित कुल सिग्मा को गिनना है। बताओ इस कार्बन पर कुल सिग्मा कितने? कुल सिग्मा देख लो, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, कुल सिग्मा क्या मिले? 4। और 4 सिग्मा मिलने पर संकरण क्या होता है? sp3। ये तो आसान हो गया। आगे आओ, क्या इस कार्बन पे भी संकरण निकालना पड़ेगा? भाई यौगिक कार्बनिक है, उसमें 2 कार्बन है, दोनों कार्बन का निकाल लो। इस कार्बन पे सिग्मा गिनो, एक तो ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, और डबल बंद में भी तो एक सिग्मा होता ही है। आप बोलोगे सर एक पाई भी होता है, लेकिन पाई की जरूरत ही नहीं है संकरण निकालने के लिए, केवल सिग्मा की जरूरत है। बताओ इस कार्बन पर कुल सिग्मा कितना? कुल सिग्मा 3, और सिग्मा 3 होने पर संकरण क्या होता है? sp2। एक कार्बन का संकरण sp2 निकला, एक कार्बन का संकरण sp3 निकला। आंसर विल बी सेकंड। अब आप बोलोगे नहीं सर पहले का तो sp3 है, यहाँ तो sp2 लिखा हुआ है, दूसरे का sp2 है, यहाँ sp3 लिखा हुआ है। सीक्वेंस थोड़ी पूछी। ये देखो, पहले में sp और sp2 है, कट गए। अगले में sp2 है, कट गए। अगले में sp3 है, कट गए। सीक्वेंस से दिए ही नहीं। अच्छा, वो चाहता तो ये बोल सकता कार्बन नंबर 1 का संकरण क्या होगा, और जैसे ही अगर वो बोल देता कार्बन नंबर 1 का संकरण क्या होगा और 1 कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो आपको आईयूपीएसी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आईयूपीएसी नामांकन में तो आप सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हो, चूज करते हो प्रिंसिपल कार्बन चेन, और उसके बाद करते हो नंबरिंग। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कार्बन चेन को चुनाव करना पड़ता, फिर करनी पड़ती नंबरिंग, तब समझ आ जाता कि कार्बन नंबर 1 कौन सा है। ये तो कार्बन नंबर 1 का संकरण क्या रहता? sp2। तभी तो आगे जाके पता पड़ेगा कि हमें आईयूपीएसी पढ़नी जरूरी क्यों है, वरना नंबरिंग कहां से पता पड़ेगा। क्लियर रहेगा क्या? यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूं जो आप घर से कर सकते हो सॉल्व, उन पे आता हूं। देखो, वो आपको बोलेगा बेंजीन में कार्बन का संकरण होता है। पहला बोल रहा है केवल sp, दूसरा बोल देगा केवल sp2, अगला बोल देगा केवल sp3,
और फिर बोल देगा सभी, मतलब sp भी मिलेगा, sp2 भी मिलेगा, sp3 भी मिलेगा। जाके चेक करना बेंजीन में केवल और केवल क्या मिलता है, sp2। अब आपको ये सॉल्व करने के लिए 6 के 6 कार्बन का क्या निकालना पड़ेगा, संकरण निकालना पड़ेगा। हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में मैं बेंजीन की जगह कर देता हूं नेफ्थेलीन। ऑप्शन वही है, आंसर भी वही है। अगला चलो, मैं नेफ्थलीन की जगह कर देता हूं एंथ्रासीन। ऑप्शन भी वही है, आंसर भी वही है, कोई तकलीफ नहीं। अगला देखो, अब वो चाहे तो ऐसा कुछ बना सकता है, और फिर वो खुद चला के बता रहा है कि इसमें से वो कहीं नंबरिंग करवा दे, और नंबरिंग करवा दी उसने, ये नंबरिंग करके दे दिया, और फिर सीधा बोल दे कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 का संकरण क्या होगा। क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है C2 तथा C4 का संकरण होगा क्रमशः। मैं एक बार के लिए 4 ऑप्शन बना रहा हूं, ये घर पे आप सॉल्व कर लेना, और मैं आंसर जरूर बता देता हूं। पहला ऑप्शन आ रहा है जैसे sp2 sp2, दूसरा ऑप्शन दे रहा है sp3 sp2, तीसरा दे रहा है sp2 sp3, और फिर चौथा दे रहा है sp3 sp3। मैं अभी ऑप्शन बता देता हूं कि इसका आंसर हो जाएगा sp3 sp2। घर पे जाके चेक करना ये क्यों आया। तो आज की क्लास में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, सिंपल सा कार्बन के बारे में, कार्बन की संयोजकता क्या है, कहां से मिली, क्यों 4 होती है, उसके बारे में बात करी। चारों संयोजकताएं पूर्ण करने का तरीका क्या है, सिग्मा बंद, डबल बंद, ट्रिपल बंद, कुछ भी बना सकता है, उसके बारे में बात की। फिर आपको मैंने बताया यौगिकों को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम चाहें तो उनको कंप्लीट बनाए, संगनित रूप में बनाए, या बंद रेखा के रूप में बनाए। अच्छा, बंद रेखा के रूप में दे दें तो संगनित तक कैसे पहुंचना है, संगनित से पूर्ण तक कैसे पहुंचना है, वो बताया। और फिर फाइनली मैंने आपको जैसे ही देखा कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो संकरण का या सिग्मा और पाई का, आप कौन सा रूप बनाया करो, कंप्लीट फॉर्म। कंप्लीट फॉर्म बनाते ही आपको सिग्मा और पाई दिखेंगे, कंप्लीट फॉर्म बनते ही सिग्मा मिल गया तो आपको संकरण भी मिल जाएगा। क्लियर रहेगा। तो इससे रिलेटेड जो भी शीट में क्वेश्चंस दिए हुए, आज आप घर पे कर लेना एक बार। कल हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ जाएंगे और हम सीधा का सीधा आ जाएंगे, जैसे सजातीय श्रेणी होमोलॉगस सीरीज पे आ जाता हूं, और फिर मैं आ जाऊंगा सीधा कॉमन नेमिंग, सामान्य नाम, रूट नाम, व्युत्पन्न नाम, और उसके अगले क्लास में सीधा IUPAC पे आ जाएंगे। क्लियर। चल यहीं तक रखते हैं आज।